नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। बुलेटिन को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर देर रात तक हुई चर्चा आज भी रहेगी जारी। दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे अपनी बात। नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य सांसद भी बहस में होंगे शामिल। राज्यसभा में आज से ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। 16 घंटे की चर्चा की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे पहले वक्ता। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट आज समन जारी करने पर ले सकता है फैसला। हिमाचल में बारिश का कहर। मंडी में बादल फटने से 2 की मौत, कई लापता। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी तेज बारिश। राजस्थान और उत्तराखंड में भी बरसे बादल। और अमेरिका और चीन के बीच स्टॉकहोम में आज फिर होगी व्यापार वार्ता। दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर से राहत देने और 3 महीनों के लिए ट्रूस बढ़ाने पर चर्चा। सबसे पहले खबर संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपना वक्तव्य रखेंगे। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी आज कांग्रेस की सूची में वक्ताओं में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव भी आज चर्चा में शामिल होंगे। इससे पहले कल लोकसभा में करीब 11 घंटे इस विषय पर चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 से शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक चली। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दोपहर 2 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण मुख्य वक्ता होंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के पहले वक्ता होंगे। तृणमूल की सयानी घोष, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव सहित शिवसेना उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी चर्चा में शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जानते हैं कि कल उन्होंने लोकसभा में क्या कुछ कहा और कैसे विपक्ष को घेरा। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष ने एक बार भी नहीं पूछा कि हमने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 189 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर व्यापार पर चर्चा की बात को खारिज किया और कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। Now, I want to make 2 things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संबोधन के दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से हो रही टीका टिप्पणी और शोर शराबे से नाराज होकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को लताड़ लगाई और कहा कि देश के विदेश मंत्री पर जब उन्हें भरोसा नहीं है तो फिर उन्हें किस पर भरोसा है।
बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया तो एनडीए सहयोगी दल जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पलटवार करते हुए आतंक के खिलाफ पूर्व की यूपीए सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की? कहां हुआ? कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए? कभी आपने सोचा? चर्चा में सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने भी हिस्सा लिया। टीएमसी की तरफ से कल्याण बैनर्जी ने भी कई तर्क रखे। बीजेपी की तरफ से बैजयंत पांड्या ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है और ये भारत के सैन्य के शौर्य को सबके सामने रखती है। जो आतंकवादी हालिया हमले के जिम्मेदार हैं, उन्हें अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? If this was an intelligence fellow, why was the intelligence bureau chief granted 1-year extension? Status of the terrorist. Where are these 4 terrorists? 7 delegations went out to different countries. I was part of one of them. And the experiences that we had was very clear. All these nations unequivocally understood and supported India's stance. All these nations reiterated India had a right to self-defense and to hit back against terror. Every one of them condemned the Pahalgam terror attack. हिमाचल में बारिश का कहर जारी है। मंडी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कल देर रात से हो रही बारिश से शहर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के कारण ऊपरी इलाकों का मलबा निचले इलाकों में जमा हो गया है, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। जेल रोड पर दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं। मंडी नगर आयुक्त रोहित राठौर के मुताबिक आज सुबह 4 बजे के आसपास हुई बादल फटने के कारण काफी नुकसान हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सभी अधिकारी फिलहाल राहत कार्य में जुटे हुए हैं। मुझे लगभग सुबह तड़के जो है कॉल आई थी काउंसलर साहब के द्वारा कि यहाँ पे जो जेल रोड के समीप साधनी नाला है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो जैसे ही कॉल आता है और सभी जितने भी स्थानीय लोग हैं वो पूरे बचाव में जो है वो राहत कार्यों में मैंने जब पहुंचा यहाँ पे तो लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से लगभग वो पानी 3 जगह पे डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से ना केवल मलबा, पत्थर, चट्टाने, लेकिन पेड़ भी उखड़ के जो है उन सारे के सारे जो है नालों में आ गया था, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से मलबा घरों में चला गया और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की अभी डेथ हो गई है। अभी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। साथ में पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और माननीय उपायुक्त महोदय भी जो है स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं। बात अब दिल्ली एनसीआर की कर लेते हैं तो यहाँ कहीं इलाकों में भी तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला है। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की, जहां आज सुबह से ही बादल छाए रहे और उसके बाद तेज बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। झारखंड के जिलों में वर्षा सामान्य रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर राजस्थान में एक्टिव है। इसके चलते मौसम विभाग ने राजस्थान के 14 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
इसके साथ ही 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश से एक मॉनसून ट्रफ लाइन एक्टिव भी है। आईएमडी ने मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बिजली के साथ तूफान आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं केरल, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक तट से तूफानी हवा चलने की संभावना है। तो झारखंड के कई जिलों में इस साल सामान्य बारिश होने की संभावना है। वही बात अगर दूसरे राज्यों की करें तो अभी इस समय कई राज्यों में मॉनसून सक्रिय है। बात बिहार की कर लेते तो बिहार के पटना में निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी भर गया है। इससे जलभराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज बिहार के सभी 38 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके मद्देनजर पटना मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर पूर्वी बिहार के जिलों को सावधान रहने की विशेष सलाह दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय मौसम सक्रिय है और कई राज्यों में इस समय झमाझम बारिश हो रही है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की कर लें तो आज सुबह से ही यहां बारिश का कहर जारी है। इस समय मंडी से हमारे संवाददाता मुस्कान जुड़ गई हैं हमारे साथ। सीधा मुस्कान का रुख करेंगे और हिमाचल प्रदेश में इस समय क्या हालात हैं वो जानते हैं। मुस्कान, आपसे जानना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में अगर आज सुबह की बात की जाए तो मौसम कैसा है वहां पर, और मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों के लिए क्या पूर्वानुमान जारी किया है? भावना, प्रदेश भर में जो है बीती रात से बारिश का क्रम जो है लगातार जारी है और इस भारी बारिश का जो कहर है वो एक बारी फिर मंडी पर बरपा है। बीती रात भारी बारिश के कारण मंडी के कई जिलों में जो है वो भारी मलबा जो है लोगों के घर में आया है, जिसकी वजह से कई लोग जो हैं अपने घरों में रात को दब गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को घरों की शीशे तोड़कर उन्हें घर से बाहर निकाला है और जो अभी भी है जो बचाव का कार्य, बचाव राहत का कार्य वो अभी भी जारी है। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं वो इस समय मंडी पहुंच चुके हैं और वो हालात का जायजा ले रहे हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि आज मौसम के हालात क्या रहने वाले हैं, मौसम विभाग के अनुसार आज जो है ऑरेंज अलर्ट जो है बारिश का, भारी बारिश का जारी किया गया है मंडी के लिए और बिजली और अंधड़ का जो है स्पेशली जो मंडी के लिए है वो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी बीच में आपको बता दूं कि जो प्रशासन है उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है कि जो आप जो सड़कों का रियल टाइमिंग है उन्हें जान के ही बाहर निकलें और जहां पानी है, जो पानी का बहाव है, जो पानी है इस समय जो है वो काफी लेवल से ऊपर बह रहा है, तो ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और जहां पानी का बहाव है। और खासकर मंडी के लिए जो आज प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ मुस्कान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर बादल फटने की मामले सामने आए हैं, ऐसे में राहत बचाव कार्य किस स्तर पर आगे बढ़ रहा है? भावना, देखिए मंडी में जो आपदा आई थी उसे महीना हो चुका है, तो मंडी अभी उसी आपदा से जो है उभर नहीं पा रहा है। वहां जो सड़कें हैं सराज की और थुनाग की, वो सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं। और जब मैं बात कर रही हूं सड़कों की, जो प्रदेश की सबसे अधिकतर सड़कें हैं, जो 200 के करीब सड़कें हैं जो बाधित हैं, उसमें से मंडी के सिराज की जो सड़कें हैं वो सबसे ज्यादा है जो अभी तक बंद है, जिन्हें बहाल नहीं कर पाया है। तो प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि जो वो गांव के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पहुंचने में जो है वो थोड़ी दिक्कत आ रही है। पिछली जो आपदा आई थी अभी उसी से ही लोग उभर नहीं पा रहे हैं, तो प्रशासन के लिए दोहरा काम हो चुका है। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है लोगों को राहत बचाव कार्य पहुंचाने का, उनको वहां से निकालने का। जो रात को जो ये हादसा हुआ है उसमें लोग काफी निकाले गए हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि कई लोग जो हैं अभी भी उसमें लापता है, उन्हें ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी की जा रही है। तो जी बिल्कुल जो है प्रशासन के लिए ये बिल्कुल चुनौतीपूर्ण होने वाला है जो ये राहत बचाव का कार्य रहेगा। भावना, आने वाले दिनों की बात करें मुस्कान, तो क्या मौसम का हाल रहने वाला है?
देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जो है 3 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का क्रम इसी तरह लगातार जारी रहने के आसार हैं। हालांकि उसके बाद जो मानसून है कुछ कमजोर पड़ने के अंदेशा जो है वो जताया गया है, लेकिन 3 अगस्त तक जो है प्रदेश को ये बारिश का क्रम झेलना ही पड़ेगा। भावना, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी, जहां हमारी संवाददाता मुस्कान बता रही थी कि इस समय हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है और मंडी में हालात सामान्य नहीं है, लेकिन अधिकारी जो हैं वो राहत बचाव कार्य के लिए तमाम तरीके से जुटे हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड के देवघर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। कांवड़ियों से भरी बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 8 कांवड़ियों को देवघर सदर अस्पताल से एम्स के लिए रेफर किया गया है। आपको बता दें कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर से पूजा अर्चना कर कांवड़ियों से भरी बस बासुकीनाथ जा रही थी और इस दौरान मोहनपुर के नवापुर के पास में बस ड्राइवर की झपकी लगने से बस सीधे गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। गाड़ी उधरे एक्सीडेंट की मृत्यु हुआ। दो गाड़ी में गाड़ी धीरे धीरे आके यहाँ ईटा के पास फंस गया और सवारी सब घायल था। भोरे भोरे कोई आदमी नहीं था वहाँ, तो हम लोग निकले दौड़ के घर से और उसके बाद निकाले वहाँ से सब एक एक करके। लास्ट में 2 डेड बॉडी निकाले, यानी कुल 5 डेड बॉडी था। उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस आया, सबको उठा के ले गया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। विधेयकों पर निर्णय के लिए समय सीमा तय करने के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विधेयकों पर फैसला करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के मामले में अब केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसमें राष्ट्रपति के संदर्भ को बिना जवाब के लिए लौटाने की मांग की गई है। 5 जजों के स्पेशल बेंच में इसमें सुनवाई होनी है। केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर राष्ट्रपति के संदर्भ को खारिज करने का निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच इसकी जांच के लिए तैयार हुई और कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। ये बहस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने 14 संवैधानिक सवाल उठाए। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने आवेदन पर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने की समय सीमा तय की थी।
बात अब नेशनल हेराल्ड मामले की कर लेते हैं, जिससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट आज एक अहम आदेश सुनाएगा। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट यह तय करेगा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को बतौर आरोपी समन जारी किया जाए या नहीं। इससे पहले ईडी ने अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा, सुनील भंडारी और 2 कंपनियों यंग इंडियन और डोटेक्स मर्केंडाइज के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इन सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पीएमएलए के तहत मामला बनता है। ईडी ने दावा किया कि यंग इंडियन कंपनी का गठन एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को हड़पने के लिए किया गया था। ईडी ने कहा कि 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के मामलों के प्रभारी थे और इसी दौरान उन्हें यंग इंडिया का निदेशक भी बनाया गया। इसके बाद 19 दिसंबर 2010 को यंग इंडिया ने एजेएल को चिट्ठी लिखकर कर्ज की अदायगी या उसे इक्विटी में बदलने की मांग की, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा यंग इंडियन को 50 लाख रुपए की मामूली रकम के बदले एजेएल से 90.21 करोड़ रुपए का कर्ज वसूलने का अधिकार दे दिया गया। कांग्रेस के महासचिव और पार्टी मामलों के प्रभारी होने के नाते राहुल गांधी की जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना यह फर्जी लेन देन नहीं हो सकता था। साथ ही आरोपियों सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एजेएल से 90 करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए पहले कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि एजेएल की कीमती और आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के बारे में उन्हें अच्छी तरह पता था। ईडी ने सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाते हुए कहा था कि जब एजेएल से 90.21 करोड़ रुपए वसूलने का अधिकार कांग्रेस ने महज 50 लाख रुपए की मामूली रकम के बदले यंग इंडियन को सौंपा, उस वक्त वह कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के मामलों की प्रभारी थी। उन्होंने अपने और राहुल गांधी के व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी मामलों की प्रभारी होने के नाते उनकी जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना ये फर्जी लेन देन नहीं हो सकता था। वहीं गांधी परिवार की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के पूरे केस को ही बेबुनियाद बताया। सिंघवी ने कहा कि एजेएल और यंग इंडिया के पदाधिकारी एक ही हैं और किसी को भी इस सौदे से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ है। बिहार एसआईआर से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के मसौदा यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को मान्य दस्तावेज के रूप में शामिल करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर इनमें कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करें। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के शीर्ष अधिकारियों ने स्टॉकहोम में 5 घंटे से अधिक समय तक व्यापार वार्ता की। वार्ता के दौरान टैरिफ वॉर से राहत देने और 90 दिन के लिए टैरिफ ट्रूस बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका के ट्रेजरी प्रमुख स्कॉट बेसेंट और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग की मौजूदगी में हुई बातचीत आज भी जारी रहेगी। इसके साथ ही इस साल के अंत में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच होने वाली शिखर बैठक को ध्यान में रखते हुए ये तीसरे दौर की बैठक हो रही है। गौरतलब है कि ट्रेड को लेकर अमेरिका एक ऐसे समझौते की तलाश में है जिससे वह चीन को अधिक निर्यात कर सके और चीनी अर्थव्यवस्था को घरेलू उपभोक्ता खर्च की ओर अधिक मोड़ सके। अमेरिका के नेवादा में एक कैसीनो में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध की पहचान की जा रही है। पुलिस के अनुसार ये घटना ग्रैंड सियारा रिजॉर्ट कैसीनो के बाहर हुई। गोलीबारी से लगभग 45 मिनट पहले संदिग्ध पार्किंग स्थल में टहलता हुआ दिखाई दिया था। आगे बढ़ते हैं, खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। सीरीज के 5वें टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 171 रन का लक्ष्य रखा, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 5-0 से अपने नाम की। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम 170 रन बनाकर आउट हो गई। टीम के लिए शिमरोन हेटमायर ने सर्वाधिक 52 रन बनाए। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे न्यूज़ पंच। मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।